हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो प्रॉब्लम रिलेटेड की सीरीज में लेकर आए एक और क्वेश्चन। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जाने से पहले जैसा कि हम लोग एक थॉट डिस्कस करते हैं। और आज का जो थॉट है बहुत ही सिंपल है कि देयर आर ओनली टू वेज टू लिव योर लाइफ। पहला क्या है? पहला तरीका है कि ऐसा बिलीव करो कि नथिंग इज अ मिरेकल। और जो दूसरा तरीका है वो है कि ऐसा बिलीव करो कि एवरीथिंग इज अ मिरेकल। और मेरा जो फेवरेट है ना वो सेकंड पार्ट है। ऐसा सोचो कि जो भी हो रहा है ना वो चमत्कार से कम नहीं है, और फिर देखो कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिया गया है। हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट द एलिमेंट इन द सबसीक्वेंस आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब देखो, सबसीक्वेंस क्या होता है? आपको पता है ना कि कोई भी मुझे एक सीक्वेंस दिया गया है, अगर मैं इसमें से बीच में से कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर दूं, बस ऑर्डर मेंटेन करना है, तो वो मेरा सबसीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि इस एरे में अगर मैं 2 को ले लूं और लास्ट के 3 को ले लूं, दिस इज ऑल्सो अ सबसीक्वेंस। अगर मैं 2, 5 और 3 को ले लूं, ये भी एक सबसीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1, 2 और 6, क्या ये सबसीक्वेंस है? नहीं है, क्योंकि मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। 1 तो पहले आ ही नहीं रहा था एरे में, सो दिस इज नॉट अ सबसीक्वेंस। ठीक है, तो ऑर्डर मेंटेन करना है। लाइक 2 हो गया, फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 हो गया, फिर 9 हो गया, सो दिस इज ऑल्सो अ सबसीक्वेंस। अब बोल रहा है कि ऐसा सबसीक्वेंस बनाओ, जैसे मैंने लिया 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 3 लिया। ऐसा सबसीक्वेंस बनाओ जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपस में कंसेक्यूटिव नंबर्स रहें। लाइक 1 भी प्रेजेंट है तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2, तो 2 भी प्रेजेंट है, उसके बाद क्या होना चाहिए? 3, 3 भी प्रेजेंट है। सो दिस कैन बी इन एनी ऑर्डर। आप ऐसा मत सोचना कि ऑर्डर हमेशा 1, 2, 3 का रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इसका लेंथ कितना हो गया? 3। सिमिलरली अगर मैं 2, 1, 3 के बाद 2, 1 के बाद मैं 4 भी ले लूँ, यहाँ पे 5 भी ले लूँ और 3 भी ले लूँ, अब देखो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 5। और इसमें भी सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है। लाइक 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला तरीका है कि आप जितने भी सबसीक्वेंस है सारे के सारे को बना लो और चेक करो कि सारे में सारे उसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखो कि सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है कि नहीं। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, जो क्वेश्चन के नीचे में दिखा रहता है। यहाँ पे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। हमें ऑर्डर ऑफ एन में बनाना है। अब जब भी ऑर्डर ऑफ एन में ऐसे क्वेश्चंस को बनाना रहता है ना, तो आप स्पेस देखना। स्पेस बोल रहा है आप ऑर्डर ऑफ एन रख सकते हो, यानी कि हमें यहाँ पे कोई और डेटा स्ट्रक्चर रखना है जहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सके। इसलिए तो इसका लेंथ बराबर दिया है ना स्पेस की तरह। और ये हिंट होता है आपको मैपिंग की तरफ जाने के लिए, जो हम लोग लास्ट 4 दिन से देख रहे हैं ना, हैज मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा ही चीज़ हमें दे दिया गया है। अब देखो, हैज मैप हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ताकि जब भी हम लोगों को कुछ फाइंड करना रहे ना उससे, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बना सके। मतलब कि जो भी हम लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं, सेट यूज़ करते हैं, ये सब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है ना जहाँ पे अगर मुझे कुछ फाइंड करना रहा कोई भी नंबर, तो हम लोगों को कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो नंबर खोज करके दे देता है। तो यही हमारा बेनिफिट होता है हैज़ मैप यूज़ करने का। अब हम लोगों को तो पता है ना यहाँ पर कंसेक्यूटिव ढूंढना है अगर, तो हम लोगों को क्या है, अगर हमारे पास 2 है, हमें लुक करना है कि 3 के लिए, देखना है कि 3 हमारा अवेलेबल है कि नहीं। यानी कि अगर हम लोग एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में इन सारे नंबर को स्टोर कर ले और जस्ट चेक करते जाएं कि 2 के बाद जो भी कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं 3, क्या 3 अवेलेबल है? अगर है तो हम अपने लेंथ को बढ़ा देंगे। फिर 3 के बाद चेक करेंगे क्या 4 अवेलेबल है, हम अपने लेंथ को और बढ़ा देंगे। अब देखो, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर जहां पर हम लोग कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर सके। सो हम लोगों ने अभी तक अनऑर्डर्ड मैप देखा था ना। मैप हम लोग कब लेते हैं? जब उस नंबर के साथ मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करनी है। बट यहाँ पर कुछ करना है, यहाँ पर तो सिर्फ मुझे यूनिक नंबर्स चाहिए है ना। तो हम लोग आज देखेंगे अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर रखेगा, वो जो भी हमारा नंबर है। लेट्स कॉल इट हमारा नम्स। ठीक है, हम लोग नम्स में क्या रख रहे हैं? सारे नंबर्स को रख रहे हैं सेट बना करके, ताकि हम लोग जब इसे फाइंड करें ना, तो हम लोगों को आसानी से मिल जाए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अब यहीं पे चाहो तो आप इनिशियलाइज कर सकते हो। एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड से मैं अगर इनिशियलाइज कर दूं, तो ये सारे नंबर को ना यहीं पर स्टोर कर लेगा। अदरवाइज आप जैसे फॉर लूप लगा करके स्टोर करते हो वैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक लाइन में हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे। अब हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है मैक्स लेंथ, जो भी मेरा सबसिक्वेंस रहेगा। सो इसको 0 मान लो, इसी को हम लोग अपडेट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ पर? ऑर्डर ऑफ एन में चलना है, यानी कि एक एक एलिमेंट को उठाएंगे अपने एरे से। तो मैं लिखता हूँ ऑटो आई इन मेरा ARR। ये आई क्या है? मेरा नंबर है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? करंट नंबर जो है वो आई है मेरा, और करंट स्ट्रीक है, जो हम लोग स्ट्रीक बनाते हुए चल रहे हैं, यानी कि मेरा लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी लेंथ को हम लोगों को अपडेट करना है। सो लेंथ इज नथिंग बट 1, क्योंकि एक एलिमेंट का तो लेंथ मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला? 2 मिला। अब मैं क्या करूँगा? एक एक करके इंक्रीज करते हुए चलूंगा। लाइक 2 है तो मुझे लुक करना है किसके लिए? 3 के लिए। फिर अगर 3 है तो 4 के लिए ढूंढना है, फिर 5 के लिए ढूंढना है। यानी कि मुझे एक यहाँ पर एक वाइल लूप चाहिए। अब ये वाइल लूप क्या करेगा? जस्ट सर्च करेगा, कहाँ पर? अपने नंबर्स वाले सेट पे।
तो मैंने नाम दिया था नम्स, तो मैं नम्स में क्या करूंगा, जस्ट फाइंड करूंगा कि क्या जो भी मेरा करंट वैल्यू है उससे अगर मैं एक इंक्रीज कर दूं, करंट प्लस 1, क्या ये मुझे ढूंढ करके देगा? अगर ढूंढ करके देगा तो कोई पॉइंटर देगा, अदरवाइज क्या वो रिटर्न करेगा, नम के एंड को रिटर्न करेगा, ये तो हमें पता है ना। तो जब तक मुझे नम्स का एंड ना मिल जाए, यानी कि जब तक वो नंबर सेट पे मेरा अवेलेबल है, तब तक मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो करंट को इंक्रीज कर दो, यानी कि नेक्स्ट नंबर पे ढूंढेंगे अब, और हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा लेंथ है उसको इंक्रीज कर देंगे। और जैसे ये वाइल लूप के बाहर आया, यानी कि मुझे एक लेंथ तो मिल गया है, तो मैं अपने मैक्स लेंथ को ऐसे अपडेट कर सकता हूँ कि इसको जस्ट मैक्स देख लो कि क्या मेरा जो पहले से मैक्स लेंथ था वो बड़ा है, या फिर जो अभी मैंने लेंथ निकाला है वो बड़ा है। और बस इस वाइल फॉर लूप के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, मैक्स लेंथ को। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जैसे देखो, हम लोग पहले 2 के पास गए, फिर हम लोग क्या बोले कि करंट वैल्यू मेरा 2 है, लेंथ है मेरा 1, उसके बाद किसके लिए ढूंढेगा, 2 + 1, यानी कि वो 3 ढूंढेगा। 3 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, वाइल लूप में आगे बढ़े, लेंथ हमारा हो गया 2, फिर 4 ढूंढा, लेंथ हो गया 3, फिर 5 ढूंढा, लेंथ हो गया 4, फिर 6 ढूंढा, लेंथ हो गया 5। तो मेरा मैक्स लेंथ में क्या स्टोर करके दे दिया, यहाँ पर स्टोर करके दे दिया 5। समझ गए? फिर जैसे ही 6 के पास आ रहे हैं, लेंथ मेरा 1 है, उसके बाद क्या है, 7 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, तो मेरा क्या हो गया, लेंथ यहाँ पे हो गया 1। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग उतना ही बार चेक कर रहे हैं। क्या मुझे 2 के बाद 6 के लिए वापस से चेक करना था? इवन 2 के लिए भी नहीं चेक करना था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सीक्वेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, जो मुझे मैक्सिमम लेंथ देगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर अपने ऑलरेडी सीक्वेंस में है मौजूद, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए पूरे के पूरे ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया यहाँ पर। मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में, नहीं, मुझे ऑर्डर ऑफ एन में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है। देखो, अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर लार्ज नंबर्स रहे ना तो आपका यहाँ पे 6 हमारा आंसर मिल रहा है, क्योंकि जब 1 के पास जा रहा है ना तो उसको मैक्स लेंथ मिल जा रहा है। लेकिन बेफिजुल का हम लोग 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए रन कर रहे हैं। क्यों? अभी बताते हैं हम लोग। जब भी हम लोग 2 के पास आए ना, हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या 2 - 1, यानी कि 1 के लिए क्या हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया, या 1 हमारे इस सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मेरा स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, 1 होगा, ना कि 2। यानी कि हम लोग इस पूरे वाइल लूप में कब जाएंगे, जब मेरा जो भी करंट वैल्यू है ना, देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, समझने का कोशिश करना, कि हम लोग यहाँ पर सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या मेरे नम्स में फाइंड करो कि जो भी मेरा करंट नंबर है -1, क्या ये प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, नम्स डॉट एंड रिटर्न करेगा ना, हमने देखा है। तो अगर ये नम्स डॉट एंड रिटर्न कर रहा है, यानी कि यही मेरा स्टार्टिंग सीक्वेंस है। ठीक है, यहीं से मेरा स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस। तब हम लोग ये अंदर वाले मैक्स लेंथ एंड ऑल पे जाएंगे। यानी कि हम लोग कब जाएंगे, जब हमारा ये स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, 2 के पास आते हैं, हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सेट में। हम लोग चेक कर रहे हैं, हाँ 1 तो प्रेजेंट है, यानी कि वो कुछ पॉइंटर रिटर्न करके देगा, तो हमारा नम्स डॉट एंड फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो हम लोग 2 के लिए कभी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे कि इसका लेंथ 5 था, क्योंकि 1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। 6 के पास जाएंगे, 6 - 1, 5 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, यानी कि 5 ऑलरेडी किसी कंसेक्यूटिव लेंथ का पार्ट है। अगर है तो भैया उसको क्यों ही चेक करना, तो हमारा फॉर लूप कभी घुसेगा ही नहीं, इस इफ में कभी घुसेगा ही नहीं। ठीक है, वो तुरंत नेक्स्ट वाले नंबर पे जाएगा। अब 1 - 1 0, क्या 0 प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, यानी कि 1 जो है मेरा स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस होगा। अब अगर स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है तो मेरा सारा का सारा लेंथ कैलकुलेट हो गया, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक हमने गया और हमारा लेंथ हो गया 6 अपडेट। फिर 9 के पास जाएगा, क्या 8 प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, तो 9 से चेक करना शुरू करेगा। 9 फिर 10 तो नहीं मिलेगा, तो लेंथ हो जाएगा 1, तो हमारा मैक्स लेंथ कभी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है वो मैक्सिमम था। फिर हमारा 4 के पास आएगा, 4 - 1 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हमारा कभी भी वहां नहीं जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट मैक्सिमम सिर्फ 2 ही बार चेक होगा। 4 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार कॉल होगा सर्च के लिए। ठीक है, उसके पहले कभी सर्च नहीं होगा, क्योंकि जब 5 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं तो हम लोग फाइंड फंक्शन कहाँ लगा रहे हैं, एक ही बार लगा रहे हैं ना, यानी कि हर एक एलिमेंट मैक्सिमम 2 ही बार सर्च हो सकता है। तो अब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में आ गया। सो जस्ट कंपाइल एंड रन, और हम लोग देखते हैं सारे टेस्ट केसेस हम लोग पास कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत ही क्लीन कोड लिखने की कोशिश किया है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए मैंने इसके लिए कुछ पीपीटी एंड ऑल नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर बस आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाना है। देखो हम लोगों ने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए। यहाँ पर मैंने ये जो इफ कंडीशन लिखा है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हम लोग बार बार ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में नहीं जा सकते। सारे एलिमेंट के लिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मेरा स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस का, सिर्फ और सिर्फ वही ढूंढेंगे। और वो कैसे ढूंढेंगे, हम लोगों को सिंपल चेक करना है कि क्या जो भी मेरा नंबर है उसके प्रीवियस नंबर क्या मेरे सेट में प्रेजेंट है।
अगर प्रेजेंट हैं, जैसे कि देखो 4 अगर मैं जा रहा हूँ सर्च करने के लिए, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 क्या प्रेजेंट है मेरे सीक्वेंस में? बिल्कुल, सेट में तो 3 मिल रहा है, यानी कि जब भी मैं सीक्वेंस 3 से स्टार्ट करूंगा 3 और 4 तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा ना, तो 4 को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।